हेलो दोस्तों, सभी को जय हिंद जय भारत। और आज हमारे साथ है हर्ष भाई, जो एसएससी आईएमडी में सिलेक्टेड है और साथ ही इनकी एज 23 साल है और 23 साल की एज में इन्होंने 9 एग्जाम क्लियर किए। और वो आज हम सब कुछ जानेंगे। वीडियो भले ही लंबी हो सकती है लेकिन बहुत ही हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि इन्होंने एसएससी और रेलवे के बहुत सारे एग्जाम क्लियर कर रखे हैं। तो हर्ष भाई, आप अपने बारे में बताओ कुछ। तो भाइयों, मेरा नाम हर्ष ठाकुर है। मैं मुजफ्फरनगर यूपी से बिलोंग करता हूँ। तो मैंने जो अपनी तैयारी है 2020 में तैयारी शुरू करी थी। मैंने सबसे पहले एयरफोर्स की तैयारी शुरू करी थी। उसमें मेरा 1-2 बार एग्ज़ाम क्लियर हुआ, लेकिन कुछ कभी मेडिकल में और कभी ग्रुप डिस्कशन में मैं आउट हो जाता था उसमें। फिर मैंने एग्जाम क्लियर किया। मैंने एसएससी के लगभग सारे एग्ज़ाम क्लियर कर रहे हैं, जैसे एसएससी एमटीएस, सीएचएसएल, सीजीएल और एसएससी आईएमडी, जो मैं फाइनली जिसमें सेलेक्टेड हूँ। इसमें जॉब कर रहा हूँ मैं पिछले 1 साल से। और रेलवे की कौन सी एग्जाम? रेलवे का मैंने ग्रुप डी का एग्ज़ाम क्लियर किया था। एनटीपीसी का मैं फॉर्म नहीं भर पाया था किसी कारणों की वजह से। अच्छा। और फिर एयरफोर्स के एग्ज़ाम क्लियर किया है मैंने। और जो एसएससी हेड कांस्टेबल का आया था, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल का, उसका एग्ज़ाम मैंने क्लियर किया है, लेकिन मैं बाद में उसके फिजिकल मैंने अटैम्प्ट नहीं किया था। तो आप मेरे को ऐसे बताओ, जैसे आपने शुरुआत की थी पढ़ाई की, तो आपने एक तो ऑफलाइन गई है फिर या फिर ऑनलाइन की तरफ? नहीं, मैंने क्या है ना, शुरू में एनडीए की कोचिंग की थी मैंने ऑफलाइन। अच्छा। एनडीए की कोचिंग की थी, तो वहाँ से ये कह सकते हो कि मेरा जो इंग्लिश का पोर्शन था वो बहुत अच्छा हो गया था। हाँ। क्योंकि जीएस की क्लास मैंने एनडीए के लिए ज़्यादा नहीं की, क्योंकि एनडीए की तैयारी करते करते कब मैं एयरफोर्स में चला गया मुझे पता ही नहीं चला। अच्छा। हाँ, तो एयरफोर्स में मैं वाई ग्रुप में चला गया। तो उसमें क्या है, जीएस का वाई ग्रुप में नहीं, सॉरी, एक्स ग्रुप में चला गया। एक्स ग्रुप में क्या है, थोड़ा जीएस नहीं आता, उसमें फिजिक्स और मैथ आता है 12th बेस का। तो मैंने वो तैयार किया था, तो वहाँ से मेरी जीएस की तैयारी इतनी अच्छी नहीं हो पाई। लेकिन हाँ, ये कह सकते हैं कि जो मेरा इंग्लिश का पोर्शन था वो काफ़ी अच्छा हो गया था एनडीए की तैयारी करने से। तो फिर आप एनडीए की करे, पहले एयरफोर्स की करे थे, पहले एनडीए की करे थे, पर आप एयरफोर्स की तरफ चले गए। जी। फिर एयरफोर्स की तरफ जाते जाते आप एसएससी की तरफ कैसे आए? एसएससी की तरफ में इसलिए आया कि हुआ गया था, एयरफोर्स का जो अग्निवीर योजना आ गई थी। बिल्कुल। तो फिर उसकी तरफ से रुझान थोड़ा कम होता चला गया था। हाँ, 4 साल की कर हाँ, दी थी। ये मान सकते हो। तो फिर मैंने एसएससी की तरफ अपना रुझान शुरू करा। तो इंग्लिश की तैयारी थोड़ी सही थी मेरी, फिर भी मैंने नीतू मैम जो वॉल्यूम 1 आती है, हाँ। उससे थोड़ा रिवीजन करा। और फिर इंग्लिश और भी मैंने वो कैब के लिए और भी बुक्स। जैसे आप एसएससी की तरफ आए, तो एसएससी की तरफ आए तो आपने जैसे बुक्स कौन कौन सी सिलेक्ट की? बुक्स के लिए अगर मैं इंग्लिश की बात करूँ, तो इंग्लिश के लिए मैंने नीतू सिंह की वॉल्यूम 1 आती है। हाँ। उससे रूल्स करे अच्छे से। अच्छा। और उसकी वो कैब उनकी जो है सफिशेंट नहीं है, जैसे मैंने सुना था। और है भी, उनकी वो कैब सफिशेंट नहीं है, तो उसके लिए मैंने क्या होती है, वर्ड पावर मेड इजी बुक है। हाँ। उससे वो कैब की मैंने, वो उसमें क्या है ना, रूट वर्ड से वो कैब को याद कराते हैं, वो अच्छे से याद हो जाते हैं रूट वर्ड से। फिर द हिंदू एडिटोरियल आता है, वो डेली द हिंदू एडिटोरियल पढ़ा। उससे क्या होता है, आपकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी अच्छी होती है और वो कैब तो अच्छी हो ही जाती है उससे। मैं क्या करता था, डेली पढ़ता था उसे, और उसकी जो वो कैब उसे नोट करता था, फिर अगले दिन उसका रिवीजन करता था। ऐसे मैंने वो कैब तैयार करी। और मैथ के लिए आपने कौन सी बुक पढ़ी? मैथ के लिए मैंने सबसे पहले बैच लिया था गगन प्रताप सर का। हाँ। तो उनका बैच में क्या है, उनका बैच किया। सर की जो सीट्स थी उन्हें 2 से 3 बार करने के बाद मैंने किरण बुक ली। फिर किरण बुक से मैंने प्रैक्टिस की, उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं। हाँ। फिर मैंने किरण बुक से प्रैक्टिस की, उसके बाद तो बस। मेरे पास बहुत सारे कमेंट आते हैं, भैया मैथ मेरी कमज़ोर है, मैं मैथ नहीं आती। जैसे आपने बोला कि मैंने कंप्लीट बैच पढ़ा पहले। हाँ। सर से कंप्लीट मैंने कंसेप्ट पढ़े। उसके बाद आप जो आपको सर सीट देते थे, आपने वो सीट लगाई अच्छे से। उसके बाद आपका कंसेप्ट क्लियर होने लगे थे, फिर आप बुक उठाई आपने, फिर बुक से आपने प्रैक्टिस की। हाँ, बुक मैंने इसीलिए दी थी कि मुझे देखना था कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। हाँ। और फिर कमेंट आते कि भैया मैंने टीचर से पढ़ लिया, और फिर जब बुक से सवाल लगाता हूँ ना, तो मेरे से 3-4 सवाल बनते, उसके बाद सवाल नहीं बनते, फिर क्या करे बच्चा? हाँ, ये होता है, शुरू में ये होता है, लेकिन जितनी ज़्यादा तुम प्रैक्टिस करोगे, ये चीज़ें सही होने लग जाएंगी। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मैथ के लिए प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा। हाँ। और आपने रीजनिंग कहाँ से की? रीजनिंग के लिए मैंने पीयूष वार्ष्णेय सर को फॉलो किया था यूट्यूब से। उनका कोई बैच नहीं लिया था, बस यूट्यूब पे उन्होंने पूरा कोर्स कराया हुआ है, मैंने उनसे पढ़ा। और बस रीजनिंग के लिए फिर मैंने मॉक लगाई, और ज़्यादा कुछ नहीं किया। अच्छा। और रीजनिंग के लिए बुक कोई नहीं ली मैंने। बुक नहीं ली? नहीं, रीजनिंग के लिए केवल आपने सर से पढ़ी और उसके बाद मॉक लगाई, बस मॉक टेस्ट। टेस्ट बुक से। रीजनिंग के लिए मॉक टेस्ट काफ़ी है, मैं भी मॉक टेस्ट लगाया करता था। और जीएस के लिए मैंने सबसे पहले लुसेंट ली थी। हाँ। लुसेंट कंप्लीट की 1-2 बार। फिर मैंने प्रीवियस ईयर देखने के लिए मैंने पिनैकल लिया। हाँ। पिनैकल से मैंने फिर प्रैक्टिस की। और फिर क्या है, जो RW चैनल है, रोजगार विद अंकित चैनल, वहाँ नवीन सर हैं। हाँ। वो प्रैक्टिस कराते हैं, किसी भी एग्जाम के पास वो प्रैक्टिस क्वेश्चन कराते हैं। हाँ। तो मैं वो क्या करता था। तो आपने सबसे पहले आपने
टॉपिक वाइज लूसेंट पढ़ी है कंप्लीट। हाँ हाँ। लूसेंट बुक कितनी बार पढ़ी आपने? लूसेंट बुक ऐसे दो बार पढ़ी होगी मैंने। अच्छा, कंप्लीट हाँ पढ़ी है। हाँ और लूसेंट बुक डाटा बहुत है तो बच्चों से याद नहीं होती है, तो उसका हाँ। कोई फॉर्मूला? नहीं, ये ज़्यादा डाटा याद करने की भी ज़रूरत नहीं है, उसमें अपने को दिख जाता है कि कितना हमें अब पढ़ना है। हाँ। कुछ चीज़ें अनइम्पोर्टेंट भी होते हैं जो हम उन्हें स्किप भी कर सकते हैं। हाँ, वो हाँ। चीज़ें देखो उसमें टेबल्स आती है। जैसे अगर मैं बताऊं, मैंने इकोनॉमिक्स कभी नहीं पढ़ी। हाँ, इकोनॉमिक्स आती भी नहीं है ज़्यादा। इकोनॉमिक्स ही ज़्यादा नहीं आती है, साइंस भी उतनी ज़्यादा नहीं आती है। हाँ। जैसे पॉलिटी के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, स्टैटिक के ज़्यादा आते हैं, हिस्ट्री के ज़्यादा आते हैं, उसके बाद ज्योग्राफी के आते हैं। हाँ, तो आपको पहले सिलेबस देख लेना है कि किस मतलब सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आते और हैं। ये सब आइडिया लगेगा आपको सिर्फ मॉक टेस्ट से। हाँ, ये मॉक टेस्ट से बहुत ज़्यादा ये सब मॉक टेस्ट से आपको आइडिया लगेगा कि मेरे को पढ़ना क्या है, छोड़ना क्या है, और यही भाई के पास फॉर्मूला था। क्यों? वैसे ही है ना। हाँ बिल्कुल। और जब आप मॉक टेस्ट लगाते थे, मॉक टेस्ट आपने कब लगाना स्टार्ट किया? मॉक टेस्ट जैसे आपका 60% सिलेबस हो जाता है तो आप मॉक लगाना शुरू कर दो। अच्छा। उससे क्या आपको क्वेश्चन पता चलता है कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, बहुत ज़्यादा हेल्प होगी उससे। ऐसे कमेंट आते हैं कि भैया मॉक टेस्ट लगाता और मॉक टेस्ट में स्कोर नहीं बढ़ रहा। हाँ, तो ऐसा आपके साथ होता था? हाँ बहुत होता था भाई। तो जब मैंने तैयारी शुरू करी तो एसएससी सीजीएल के जो मेरे मॉक थे वो 70 से शुरू हुआ था। हाँ। मेरा स्कोर 200 में 70 नंबर से मेरा स्कोर शुरू हुआ था। हाँ। फिर बढ़ते बढ़ते लेकिन मैंने कभी छोड़े नहीं मॉक लगाने, क्योंकि मैं भी पहले ऐसी स्ट्रेटेजी देखता था। तो मैं स्ट्रेटेजी में मुझे यही बताते थे कि जितने ज़्यादा तुम मॉक दोगे उतना फ़ायदा होगा, तो मॉक कभी मत छोड़ो, चाहे तुम्हारा कितना ही कम स्कोर आ रहा है तो मॉक कभी मत छोड़ो। बिल्कुल, मॉक देना बहुत ज़रूरी है। मैंने बहुत बार बोला है कि मॉक टेस्ट दो, मॉक टेस्ट दो। तो मॉक टेस्ट बहुत हेल्पफुल करेंगे और आपको पता चल जाएगा कि जैसे आप प्रीवियस मॉक टेस्ट देते हो तो आपको आइडिया लग जाता है कि मेरे को पढ़ना क्या है और छोड़ना क्या है, कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो बार बार आ रही है, चीज़ें आपको आइडिया लग जाती है। तो आपके जीएस इस तरह से आपने लूसेंट पढ़ी, उसके बाद आपने प्रीवियस क्वेश्चन देखे और RWA से नवीसन से वो जीएस पढ़ ली। जी जी। तो इस तरह से आगे वो हो गई, जीएस हो गई। और फिर उसके बाद जैसे कई बार पढ़ाई का मन नहीं लगता है, हम पढ़ लेते हैं, जैसे हफ्ते में पढ़ रहे लगातार, कभी मन नहीं करता, तो ऐसा आपके साथ ही होता है? बिल्कुल होता है, सबके साथ होती हैं ये चीज़ें। तो फिर ये कभी मत सोचो कि ये आपके साथ जो चीज़ें हो रही हैं वो किसी और के साथ नहीं होती, ये सबके साथ ये चीज़ें होती हैं। डिस्ट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा आते हैं। मेरे साथ भी बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन था, वेब सीरीज का डिस्ट्रैक्शन सबसे बड़ा था। मैंने कभी वेब सीरीज देखनी नहीं छोड़ी। अच्छा। लेकिन मैं टाइम मैनेजमेंट करता था अच्छे से। तो उस टाइम पे आप टाइम मैनेजमेंट कैसे करते थे, सेल्फ मोटिवेट कैसे रहते थे? सेल्फ मोटिवेट रहने के लिए कोई अंदर मतलब ऐसा नहीं है कि तुम्हें कोई बाहर से मोटिवेट करेगा, आपको अंदर से मोटिवेशन लेना पड़ेगा। अपने फैमिली की सिचुएशन देख के चलना पड़ेगा। ये देखना पड़ेगा कि आपके फैमिली कितना, मतलब आपके जो फादर हैं वो कितनी मेहनत कर रहे हैं आपके लिए। तो अगर ये सब देख के चलोगे तो अंदर से मोटिवेशन मिलेगा। ऐसे नहीं कि आप कोई बाहर से आके आपको मोटिवेट करेगा कि आपको इतना पढ़ना है या क्या करना है, अंदर से आता है मोटिवेशन। हाँ, पढ़ाई के दौरान आपको कोई जगह नहीं है कि भाई उठ जा, तेरे को पढ़ाई करनी है, तेरे को सिलेक्शन लेना है, खुद को थप्पड़ मारना पड़ेगा, खुद को जगाना पड़ेगा, कोई नहीं आएगा आपको कि तेरे को तैयारी करनी, क्योंकि भाई अभी नहीं पढ़ोगे फिर एक टाइम ऐसा आएगा जब आपकी एज जो है ना ओवर होने लगेगी। आपको लगेगा फिर अंदर से मोटिवेशन आएगा, फिर आप जरूर पढ़ोगे। इसलिए अभी पढ़ लोगे तो बहुत अच्छी बात है, अपनी कंडीशन देख के। तैयारी आपको एक बार ही करनी पड़ेगी, तैयारी आपको सिर्फ एक बार करनी पड़ेगी। एक बार की तैयारी में आप फिर बैक टू बैक एग्जाम निकाल सकते हो। जैसे हर्ष भाई आपने लगभग यानी कंसिस्टेंट होकर कितनी साल तैयारी की होगी? कंसिस्टेंसी तो ये मान लो कि जब तक कोई एग्जाम क्लियर नहीं हुआ तो मैं लगा ही रहा तैयारी में। तो जैसे आपका 2020 से तैयारी में लगे थे? 2020 से तैयारी में लगा था। और फिर मेरा 21 में भी हुआ था सीजीएल के थ्रू, लेकिन मेंस नहीं हुआ था, प्री हुआ था, उसमें मेंस नहीं हो पाया था। लेकिन मुझे तब से लगने लगा था कि हाँ मैं कर लूँगा, सही चल रहा हूँ। जैसे आप एग्जाम देते रहते हो तो आपको आइडिया लग जाता है कि मैं सही चल रहा हूँ या गलत चल रहा हूँ, मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ। मॉक टेस्ट देते हैं तब पता चल जाता है कि मेरा कौन सा सब्जेक्ट कमजोर है, कौन सा स्ट्रॉन्ग है, ये चीज़ें आइडिया लग जाती है। जैसे और एग्जाम देखो, आपको एग्जाम के फॉर्म सभी बनने चाहिए। जब एग्जाम देने जाते हैं कंप्यूटर पे तो हमारी प्रैक्टिस होती है कि कौन सा सवाल हमें करना है, कौन सा नहीं करना है। ये चीज़ हम जैसे हम मॉक टेस्ट देते हैं तब पता चलता है कि हमें कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है और कौन सा करना है, कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं। ये चीज़ें मॉक टेस्ट से पता चलती है और वही तरीका है, यानी कि और कोई फॉर्मूला नहीं होता है, बस बार बार रिविजन, बार बार प्रैक्टिस, ये चीज़ें हैं। और एक सही गाइडेंस में तैयारी। भाई आपको गाइडेंस देने वाला कौन था? आप कहाँ से यानी कि ये चीज़ें पता चलती थी कि मेरे को ये पढ़ना है, ये छोड़ना है? गाइडेंस के लिए यूट्यूब पे बहुत मिलेंगे आपको। जैसे भाई हैं, भाई बहुत अच्छी अच्छी वीडियो बनाते हैं, इसमें प्रॉपर गाइड भी करते हैं आपको। तो ऐसे ही मैं भी ऐसे भाई को बहुत लोगों को फॉलो करता था। अगर मुझे किसी भी तरीके की जो स्ट्रेटेजी देखनी होती थी मैं यूट्यूब पे डाल देता था। तो जैसे आप वीडियो बनाते हो, स्ट्रेटेजी वीडियो बनाते हो, लोगों को गाइड करते हो, बहुत अच्छे काम कर रहे हो, तो ऐसे बहुत मतलब लड़के थे या बहुत ही मतलब गाइड हैं जो गाइड करते हैं
बच्चों को। हाँ, कहने का मतलब जो यूट्यूब पे स्टेट जी वगैरह की वीडियो होती है जो पहले से सिलेक्टेड है उनकी स्टोरी आप देखते थे, हाँ और जो उन्होंने गलतियाँ की वो हाँ आपने हाँ, नहीं की। दूसरों के एक्सपीरियंस से सीखोगे, बहुत अच्छी बात होगी। हाँ, और मेरा मकसद भी यही है, मैं ये इंटरव्यू वगैरह क्यों ला रहा हूँ आपके लिए, इसलिए ला रहा हूँ कि आप ये गलतियाँ ना करो। क्योंकि जब मैं तैयारी करता था तो मैं भी यही देखता था जो पहले से सिलेक्टेड है कि मेरे को ये गलती नहीं करनी है, उन्होंने कौन बिल्कुल। सी बुक फॉलो की, उन्होंने कैसे तैयारी की, और देखो अपनी खुद की भी स्ट्रेटजी होती है कि मेरे को कैसे क्या पढ़ना है। लेकिन आप जो वो उन्होंने गलतियाँ की ना वो गलतियाँ आप नहीं करो। जैसे आपको पता चल गया कि मॉक टेस्ट देना जरूरी है तो आप मॉक टेस्ट दो। अगर आपको कोई नहीं पता, बताने वाला कोई नहीं, आप बिगनर हो, घर पे फ्रेशर बच्चे हो, तो आपको कोई नहीं पता कि मॉक टेस्ट भी कोई चीज़ होती है। तो आपको जब पता चलता है कि मॉक टेस्ट भी कुछ चीज़ होती है, फिर आप मॉक टेस्ट देते हो, फिर उस पर काम करते हो, तो आपका स्कोर ऑटोमेटिक बढ़ता है। जैसे बोलते हो भैया मॉक टेस्ट में स्कोर नहीं बढ़ता नहीं है, तो उससे ही आपको पता चलेगा फिर आपकी कमी कहाँ पे है। फिर आप उस वजह से आप मॉक टेस्ट देते हो, आपके मैथ में सवाल नहीं बन रहे, टाइमिंग ज़्यादा आ रही है मैथ के अंदर, तो फिर आप मॉक टेस्ट पे काम करोगे, मैथ सब्जेक्ट ज़्यादा काम करोगे, ये फ़ायदा है। तो आप मेरे को ऐसे बताओ कि बच्चे ज़्यादातर मिस्टेक्स क्या करते हैं जब तैयारी में आते हैं ना, तो आप वो मिस्टेक्स ज़्यादा क्या करते हैं पढ़ाई के दौरान? मिस्टेक्स की बात करूँ तो सबसे बड़ी मिस्टेक करते हैं कि बच्चे जो है नोट्स नहीं बना पाते। हाँ नोट्स नहीं बनाते, वो सोचते हैं कि बिना नोट्स के काम चल जाएगा, लेकिन नोट्स बनाने चाहिए, क्योंकि एक टाइम पे रिवीजन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। फिर आप ढूंढोगे कि कहाँ से रिवीजन करें, हाँ फिर आपको फिर से दोबारा शुरू से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो सबसे बड़ी गलती तो यही करते हैं। दूसरी सबसे बड़ी जो गलती करते हैं कि मॉक टेस्ट देते हुए डरते हैं कि हाँ उन्होंने पहला मॉक लगाया, उसमें जो उनका जो स्कोर है बहुत लो आता है, तो वे दूसरा मॉक लगाने से डरते हैं कि अभी मेरी तैयारी नहीं हो पाई तो मैं मॉक कैसे लगाऊं। लेकिन नहीं, एक मॉक टेस्ट दिया, उसमें स्कोर कम हो गया, तो वे दूसरा मॉक देने से पहले ही डर जाते हैं। लेकिन डरना नहीं चाहिए, मॉक देते रहो। अगर आपका हाँ 60% सिलेबस हो चुका है तो आप डेली मॉक दो, एक मॉक तो जरूर दो। क्योंकि मॉक टेस्ट नहीं देते क्योंकि स्कोर नहीं आ रहा, फिर वैसे लगता है कि मैं तो स्कोर नहीं बढ़ा, मैं और पढ़ लेता हूँ, फिर वैसे हाँ डरते मॉक टेस्ट देने से। मेरे साथ भी ये होता, जब मैं शुरुआत में तैयारी करता तो मेरे मन यानी कि दिल्ली पुलिस का जैसे मॉक टेस्ट देता था मैं, तो दिल्ली पुलिस के मॉक टेस्ट मेरे 45 नंबर आ रहे हैं 100 में, कभी 50 आ रहे, तो मन नहीं करता था यार दूँ या नहीं दूँ, नंबर तो आते नहीं, इससे अच्छा तो मैं एक क्लास ले लूँगा, एक जीएस में रिविजन कर लूँगा। तो ये चीज़ें दिमाग में आती है क्योंकि ये आपका मन है ना, आपको मेहनत कभी नहीं करने देगा, आपको मन को रहना पड़ेगा। आपको यानी कि सारा खेल इस मन का ही, मन को रहना पड़ेगा। आपको बिल्कुल। जिस काम में आपको जोर आता है ना करने में, आपको मेहनत लगती है, हार्ड वर्क लगता है, उस काम को पहले करो, यही चीज़ है। तो आप मेरे को से बताओ कि आपने ये गलतियाँ बताई कि ये गलतियाँ करते हैं, और जैसे सिलेक्शन के लिए बेस्ट यानी कि क्या क्या चीज़ें आपको अपनानी चाहिए सिलेक्शन जल्दी हो जाए? सिलेक्शन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट तो मॉक ही है, मैंने पहले बताया है। हाँ। मॉक दो जितने ज़्यादा दे सको, और रिवीजन करो टाइम टू टाइम। अच्छा। तो अगर मॉक में तुम्हारा कुछ गलती होती है तो उसके लिए एक एरर बुक बना लो, और हाँ, उस एरर बुक को टाइम टू टाइम उसे भी रिवाइज करो। टाइम शेड्यूल यह रहता था कि टाइम शेड्यूल ये रहता था कि मैं सुबह के टाइम हार्ड सब्जेक्ट पढ़ता था। हाँ सुबह को जैसे मैं 8 बजे से मैंने पढ़ाई स्टार्ट करता था, तो मैं सुबह सबसे पहले इंग्लिश पढ़ता था। इंग्लिश की वोकैब पढ़ी, थोड़े रूल्स पढ़े, और इसके बाद मैं जीएस पढ़ता था। हाँ तो सुबह मैं दिन में 7 से 8 घंटे पढ़ता था। हाँ और रात को जो है, रात का टाइम ऐसा होता है कि पढ़ने का मन नहीं करता, हाँ। तो उस टाइम में ऐसा सब्जेक्ट पढ़ता था, या ऐसा सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए सबको जो जिसे पढ़ने में मज़ा आता है। तो मैं ऐसे टाइम में मैथ पढ़ता था, कई बार। मैथ निकालने में थोड़ा मुझे ज़्यादा मज़ा आता था। अच्छा, और आपने लाइब्रेरी में पढ़ाई की है फिर घर पे रह के? नहीं, मैंने घर पे रह के पढ़ाई की है। घर पे रह के सेल्फ स्टडी? घर पे मुझे पूरा लाइब्रेरी वाला माहौल मिला है। घर वालों ने कभी मुझे काम के लिए नहीं बोला, ये सबसे बड़ी बात है। मेरी फैमिली पूरी सपोर्टिव रही है, कभी ऐसा मुझे पढ़ते हुए नहीं उठाया बिल्कुल भी। अच्छा, आप इस वीडियो में कैसे बताओ, आज इस वीडियो के जरिए आप किसको थैंक यू बोलना चाहोगे इस पूरी जर्नी के लिए? थैंक यू, सबसे बड़ा थैंक यू तो मेरे मम्मी पापा का है, जिन्होंने मुझे इतना टाइम दिया पढ़ने के लिए। और दूसरा भाई जो कैमरामैन है अपना आशीष भाई अच्छा। ये सबसे बड़ा वो सपोर्टिव है। मतलब जहाँ भी मेरा एग्जाम होता था, ये मेरे साथ हमेशा जाता था। अच्छा, और हाँ। आज भी आपका दोस्त आपके साथ आज है? मेरे साथ ही आया वीडियो शूट करवाने के चलो लिए। आपकी दोस्ती ऐसे बनी रहे बिल्कुल। और जैसे आप कमेंट करते हैं कि भैया पढ़ाई के दौरान गर्लफ्रेंड बना लूँ क्या, तो ये आपके साथ हुआ था क्या? आप भाई कभी? मेरी तो कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी देखो, हाँ लेकिन मुझे नहीं लगता इसका कोई डिस्ट्रैक्शन होता होगा। अपनी जगह पे सब सही है, सबको टाइम देना चाहिए, तो टाइम हाँ, देखो। मैनेजमेंट करना चाहिए हाँ, इसके लिए देखो, भी। हर चीज़ ज़रूरी है क्योंकि इंसान खुश रहना चाहता है, हर चीज़ ज़रूरी है। अगर आप टाइम मैनेजमेंट कर सकते हो क्योंकि आपका खुश रहना ज़रूरी है। वैसे आपके से आगे 4-5 सब्जेक्ट है, तो ये छठी सब्जेक्ट आपको लगता है ये तो कंपलसरी है। अगर हाँ, आपको लगता है कंपलसरी है आपको छठा सब्जेक्ट, तो आप रखो, कोई दिक्कत नहीं है। ये बिल्कुल। कोई क्वेश्चन नहीं है, ये चीज़ें अपनी इंडिविजुअल कि आप अगर आपको लगता है इन चीज़ों से आपका टाइम वेस्ट होगा, तो आप उस चीज़ को मत करो। और आपको लगता है कि मैं खुश रहता हूँ उससे बात करके, तो फिर रखो भाई, वो हाँ, अपने ऊपर है।
और मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, और आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट कर देना, और वीडियो लाइक करना और अपने दोस्त के पास ज़रूर शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद। जो होगा टाइम मैनेजमेंट होता है, करना पड़ता है। ये भाई मुझे पहले नहीं मिले, मैं इनको अब फॉलो करता हूँ। ये कुछ